हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो हम जो हमारा पीसीएस का कोर्स है उसके अंदर आज का हमारा सेशन होने वाला है। हमने जो ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे पिछले सेशंस में कंप्लीट की थी उसी के ऊपर हम आज कुछ एमसीक्यूज देखने वाले हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैम प्लीज़ एमसीक्यूज भी कराया करो, उसी के बेसिस पे हमने ये एक सेशन हमने सोचा है कि लाइक कि इन जनरल जब एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट थोड़ा उसके हम टॉपिक्स कर लेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने जो नेक्स्ट शुरू करना, जैसे कि आप सबने लास्ट क्लास में कहा था कि एनवायरनमेंट इज़ द वन यू वांट टू स्टार्ट विद, राइट। तो हम नेक्स्ट क्लास में एनवायरनमेंट से शुरू करेंगे, राइट। तो अभी हम देख रहे हैं पीसीएस का जो कोर्स है उसका नेक्स्ट लेक्चर ऑन एमसीक्यूज ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लाइक कौन बनेगा करोड़पति, राइट। विच स्टेट अमंग्स द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स पॉपुलेशन। इनमें से कौन सी स्टेट के पास हाइएस्ट स्टेट वाइज पॉपुलेशन है एससीज की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, याद कीजिए कि आपको क्या लगता है इनमें से क्या होना चाहिए। मैं तब तक आपको एक क्वेश्चन का इस क्वेश्चन का मतलब समझा देती हूँ। एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस स्टेट की पॉपुलेशन की हाईएस्ट परसेंटेज एससी पॉपुलेशन है, एंड नॉट अबाउट कि देश में सबसे ज़्यादा किसकी कौन सी स्टेट की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, ठीक है। सो यू हैव टू कंपेयर दीज क्वेश्चंस, और दोनों की, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिकली आंसर्स अलग आते हैं, इसके कारण ये चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करनी ज़रूरी थी। ऑल राइट, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, पंजाब। पंजाब इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन है, दैट इज़ 31.9% ऑफ स्टेट्स टोटल नंबर। अगर हम एज ऑफ होल टोटल एससी पॉपुलेशन ले इंडिया के अंदर, तो एज टोटल पॉपुलेशन यूपी इज़ द स्टेट, उत्तर प्रदेश इज़ द स्टेट जहाँ पे सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। बट अगर हम देखें परसेंटेज वाइज, ठीक है, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन एससी की है, ठीक है। सो दिस वाज आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप बाकी और क्वेश्चंस कर सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस के आंसर्स जिनको आप ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं, दैट विल बी कि सबसे ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन किस स्टेट के अंदर है, या फिर ओवरऑल आप इंडिया का डाटा देख सकते हैं कि कौन से स्टेट्स जो है वहाँ पे एसटी पॉपुलेशन पाई जाती है या नहीं पाई जाती है, ठीक है। और अगर आप इस लाइव सेशन के अंदर मेरे साथ ये क्लास सुन रहे हैं तो बताइए पंजाब के अंदर एसटी पॉपुलेशन का कौन सा नंबर है। अगर वो एसटी पॉपुलेशन में नंबर 1 पे है इसमें परसेंटेज के अंदर, तो एसटी पॉपुलेशन जिसके अंदर की हाईएस्ट प्रोपोर्शन जो है वो लक्षद्वीप में पाया जाता है। लक्षद्वीप इज द स्टेट जहाँ पे हाईएस्ट प्रोपोर्शन पाया जाता है, दैट इज 94.8%, ठीक है। तो आपके हिसाब से अगर आपको पता है कि पंजाब में कितना है तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको इसका रिप्लाई करूंगी। ऑल राइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज who said these lines that similar locations lead to similar mode of life। similar एक तरीके की locations, इसका क्या मतलब है, अगर कितने भी ऑर्गेनिजम्स, अगर मान लीजिए एज ह्यूमंस हमारी अगर लोकेशन यही है जहाँ पे हम हैं, तो हम इसी तरीके से ही इवॉल्व होंगे, और यही सेम लोकेशन जैसे हम अभी इवॉल्व हुए हैं ऐसी ही सेम लोकेशन कहीं और जगह क्रिएट कर दी जाए तो हम उसी तरीके से इवॉल्व होंगे, ठीक है। सो इट इज़ व्हाट सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। तो इसका आंसर आपको बताना है। देखिए जहाँ पे आपको ये लग रहा है कि मैं कम समय दे रही हूँ सोचने के लिए, वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उसके बारे में एक बार सोच लीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। 10 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स के लिए, जहाँ पे भी आपको लगे कि आपको यहाँ पे आंसर जो है वो सोचना है अभी, ठीक है। ज़्यादा समय चाहिए बिकॉज हम इस तरीके से चलेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा ये क्लास लंबी चली जाएगी, राइट। सो किसने कहा कि सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड्स ऑफ लाइफ, तो इसका आंसर है एफ रेड्जेल। एफ रेड्जेल ने ये कहा था सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। तो इसी के साथ ही हम कुछ ज्योग्राफीज, जो कुछ मेजर ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ साइंटिस्ट हैं, इनकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मॉडर्न ज्योग्राफी आज के समय की है उसका फाउंडर कहा जाता है ये दो ज्योग्राफर्स को, दैट इज हम्बल्ट एंड रिटर। ये दो ज्योग्राफर्स हैं जिनको कि फाउंडर्स कहा जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी का, ठीक है। तो उससे पहले हम सबसे पहले देखते हैं हम्बोल्ट। हम्बोल्ट इज द वन जो कि फिजिकल ज्योग्राफी की जिन्होंने साइंस एस्टैब्लिश की थी, इसीलिए इनके नाम पे ओशियानिक करंट्स, अगर आपने ओशियानिक करंट्स पढ़े हैं तो आपने उसमें एक हम्बोल्ट करंट भी पढ़ा होगा। तो यही वो हम्बोल्ट जी हैं जिनके नाम पे वो नाम पड़ा था, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है,
अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, ठीक है, ओके। और अगर आप कमेंट्स अभी लाइव चार्ट देख रहे हैं तो लाइव चार्ट के अंदर मुझे मेंशन कीजिए हम्बोल्ट करंट कौन से ओशन के अंदर फ्लो करता है, बिकॉज हमने अभी फिजिकल ज्योग्राफी जो है इस क्लास में नहीं करने वाले हैं एंड वी आर एज्यूमिंग कि आपने वो ऑलरेडी कर चुके हैं पहले, राइट। तो हम्बोल्ट करंट कौन से ओशन के अंदर फ्लो करता है, राइट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, हम्बोल्ट करंट, ओके। तो हम नेक्स्ट देखते हैं रिटर, ये हो गया हम्बोल्ट। नेक्स्ट है रिटर। रिटर वाज द वन जिसने पहली बार कहा कि यहाँ पे ज्योग्राफी का सिर्फ मेजर मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि कहाँ पे रिवर्स हैं, कहाँ पे लेक्स हैं, कहाँ पे ओशियंस हैं, बट इट कंसिडर्स विद मैन, दैट इज यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ह्यूमन ज्योग्राफी, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट टाइम रेडजेल ने ये कहा कि जो भी जितनी भी हिस्ट्री, कल्चर और गैमेट ऑफ लाइफ है, जितनी भी लाइफ है, आप किसी भी एरिया को उठा लेंगे तो वो वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट फोर्सेस यानी कि ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसको समझाते हुए वो इतने एक्सटेंट तक चले गए थे दैट ही सेड सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड्स ऑफ लाइफ, और इसके लिए वो इन्फ्लुएंस थे वन ऑफ द मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, दैट इज डार्विन। डार्विन की थ्योरी पढ़ी है आप सबने। डार्विन की थ्योरी क्या कहती है कि हम लोग एक दूसरे से इवॉल्व हुए हैं, राइट, कि हम अगर इन जनरल अगर हम ह्यूमन बींग्स देखें तो मंकीज आर कंसिडर टू बी एंसेस्टर्स ऑफ ह्यूमंस, राइट, और इसी तरीके से हम बाकी सब ऑर्गेनिजम्स का भी देख सकते हैं, ऑल राइट। सो दिस इज व्हाट वी कॉल कि डार्विन ने इस समय तक अपनी थ्योरी दी थी, तो उसी के साथ ही रेडजेल ने ये वाली थ्योरी जो है सामने रखी कि सिमिलर लोकेशंस लीड टू सिमिलर मोड ऑफ लाइफ। और उन्हीं की एक स्टूडेंट थी मिस सैम्पल, इन्होंने ये कहा था कि मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, मैन अर्थ सरफेस का एक प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है, अर्थ ही सरफेस का एक प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट है बाकी सबसे, राइट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। दिस इज वन ऑफ द ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चंस, ठीक है। बट जहाँ तक क्यों ये क्वेश्चन क्यों लेके आई हूँ मैं, रीज़न इसका ये है कि मैंने पीसीएस में एक ट्रेंड को जो चलते हुए देखा अभी तक, वो ये कि जो यूपीएससी चीज़ें पूछ चुकी होती है पहले, वहीं से कहीं से पीसीएस के क्वेश्चंस कुछ कुछ निकल के आते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज बट इट इवॉल्व्स और वो कुछ और पूछना शुरू कर देती है, ठीक है। और बट पीसीएस वहाँ से थोड़ा सा पिकअप कर लेता है और उसी को कुछ मॉडिफाई करके बता देता है, तो इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हमने की हैं। इवन फॉर दैट माल्थुसियन थ्योरी जो पीसीएस ने पूछी एग्जाम के अंदर, वो थोड़ी सी डिटेल में यूपीएससी भी पहले पूछ चुका था बहुत साल पहले, नॉट इन लास्ट ईयर्स बट बहुत साल पहले, ठीक है। तो इस तरीके से आप थोड़ा एक जानकारी रखिए, यूपीएससी के पेपर्स को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए एटलीस्ट ओल्ड, और थोड़ा देखिए कि उसके अंदर स्पेसिफिकली स्टैटिक ज्योग्राफी के अंदर किस तरीके की चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं, ठीक है। पीसीएस में आपके पास फायदा है कि यहाँ पे सिलेबस आपको प्रॉपर लिख के दिया हुआ है, राइट, तो बट फिर भी आप थोड़ा सा उस सिलेबस से रिलेटेड यूपीएससी में अगर कुछ पूछा गया तो उसको जरूर एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स द इनिशिएशन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। हमने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की थी, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि उस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के अंदर वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो जाएगी, वो कौन सी स्टेज है जहाँ पे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, इसकी अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के अंदर इसके अंदर 3 स्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है। 3 स्टेजेस में आपको थोड़ा सा याद करा देती हूँ किस तरीके का वो था, अगर आप भूल गए हैं। इस तरीके का कुछ ग्राफ था, राइट, इस तरीके का कुछ ग्राफ था यहाँ पे, ये सारा गलत हो गया, जस्ट अ मिनट। राइट, इस तरीके का कुछ ग्राफ था। तो अब इसी ग्राफ को आपको एनसीईआरटी के अंदर यहाँ से स्टेज 1, 2 और 3 के हिसाब से दिया गया है, पर वहीं अगर आप कहीं बुक्स में जाओगे तो वहाँ पे यहाँ पे एक और मार्किंग होती है, तो यहाँ पे 4 स्टेजेस जो हैं वो इंक्लूड कर ली जाती हैं, और यहीं पे एक और कभी कभी इसके आगे भी एक और स्टेज दी जाती है कि इसके बाद क्या होना है, तो उसके अंदर वो स्टेज 5th बन जाती है। तो हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए यहाँ पे इन्हीं 3 स्टेजेस की बात करते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, ऑलराइट। तो हम वैसे इन जनरल कहीं पे आ जाए तो इस तरीके से आप वहाँ पे देखिए, घबराइएगा नहीं, बट वी आर गोइंग टू फॉलो एनसीईआरटी बिकॉज वो गवर्नमेंट छापती है, राइट। तो अब देख लीजिए पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में किस तरीके से इनिशिएट होती है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे इस पूरे ग्राफ के अंदर, तो आप यहाँ पे देखेंगे, जस्ट अ मिनट, हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये देखिए,
ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये दिस इज बर्थ रेट, एंड बर्थ रेट जो है वो ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है, राइट। और डेथ रेट भी डिक्रीज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा कम उसमें लेवल में है ना, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ने लगी है, तो डेथ रेट जो है वो उसके कारण डिक्रीज हो रहा है, टेक्नोलॉजी के कारण कि अब डेथ्स कम होंगी। पर बर्थ रेट क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो आप फॉलो करेंगे, कि आपको समझ में आएगा दैट जितने ज़्यादा आप लिटरेट होंगे उतने ज़्यादा आपको ये समझ में आएगा दैट वी नीड टू हैव कंट्रोल्ड बर्थ रेट, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप आएंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आपको इस पर्टिकुलर पीरियड में देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी वो स्टेबल थी, अब यहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर रही है, ठीक है। इस पूरे एरिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है, बट एक्सप्लोजन मतलब क्या है, एकदम से ही जब बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए, दैट इज दिस स्टेज। तो हम उसका आंसर कह सकते हैं स्टेज 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which two countries follow China and India in their decreasing order of their population? Now this is a question जिसको कि मैंने चाइना और इंडिया बता के क्लास के अंदर छोड़ दिया था। तो अगर आप लोगों ने स्टडी किया है बुक के अंदर तो आपने ये देखा होगा, वहाँ पे चाइना और इंडिया के बाद भी वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज दी हुई थी। एटलीस्ट टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है अब चाइना और इंडिया के बाद कौन सी कंट्रीज हैं जो उसको ऑर्डर के अंदर फॉलो करती हैं चाइना और इंडिया को, पॉपुलेशन की कितना उनके अंदर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है यूएसए एंड इंडोनेशिया, ठीक है, दैट इज द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं इसका एक ग्राफ एक बार, ठीक है। तो अगर आप इस ग्राफ के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि दो चाइना और इंडिया आर द जो सबके से ज़्यादा ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन जिनकी है, और बाकी सब कंट्रीज तो उनके आसपास भी नहीं है, ठीक है। बट फिर भी उसके बाद जो कंट्रीज फॉलो करती हैं वो ये 8 कंट्रीज हैं जो इन जनरल आसपास जिनकी पॉपुलेशन लाई करती है, जिसमें से कि यूएसए और इंडोनेशिया उसके बाद आते हैं, एंड उसके बाद आता है ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया और मेक्सिको, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज एक एक करके एक दूसरे को फॉलो करती हैं। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इंडियन कंटेक्स्ट के अंदर एक टर्म यूज की जाती है, डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो किसको रेफर करती है? इज इट ट्राइब्स विच आर एबोरिजिनल्स, नोमैडिक ट्राइब्स, ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, या फिर ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स? उनमें से किसको ये डिनोट करते हैं? डी नोटिफाइड ट्राइब्स आपको ये बताना है, ठीक है। अब इन जनरल अगर हम देखें तो न्यूज़ के अंदर ट्राइब्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो वो कहाँ पे लाई करेगा एज ऑफ सिलेबस के अंदर अगर हम देखेंगे, दिस इज़ द स्टैटिक पार्ट जहाँ पे आपको ट्राइब्स जो हैं वो लाई करती हैं। तो वर्ल्ड की जितनी मेजर ट्राइब्स हैं, स्पेसिफिकली जो डेजर्ट वाले एरिया में, वैसे वो क्लाइमेट्स वाले पार्ट में आप ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट क्लाइमेट्स के हिसाब से डिफरेंट ट्राइब्स जो हैं वो वर्ल्ड की हम ध्यान में रख सकते हैं। बट फिर भी इन जनरल थोड़ा आइडिया रखना चाहिए कि जो मेजर ट्राइब्स हैं वर्ल्ड की, जो बहुत ज़्यादा अलग ही, जिनका बिल्कुल टोटल एक डिफरेंट वे है लाइफ को जीने का, ठीक है, तो उनके बारे में आइडिया रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ये है ट्राइब्स विच वर अर्लियर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब्स। तो इंडिया के अंदर एक तरीका है एसटीज हैं, ओबीसीज हैं, एंड वन थिंग इज एसटीज के अंदर वन इज डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स क्या होती हैं? डी नोटिफाइड ट्राइब्स को हिंदी के अंदर कहा जाता है विमुक्त जाति। विमुक्त जाति का मतलब क्या है? बेसिकली इनको मुक्त कर दिया गया, यानी कि डी नोटिफाई कर दिया गया। कहाँ से? इस क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के अंदर से, ठीक है। क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो सस्पिशियस रहती थी रोमिंग पीपल के ऊपर, और ये ट्राइब्स कौन सी हैं? वो वाली दैट इंक्लूडेड ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, पेस्टोरलिस्ट, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे थोड़े थोड़े समय में मूव करते रहते थे, ठीक है। तो इनको इन जनरल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था एज क्रिमिनल ट्राइब्स, कि ये सिर्फ क्राइम ही कर सकती हैं, तो हमें इनको ध्यान से रखना पड़ेगा। और इनको बहुत बार सिर्फ इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए इनको बिना वजह ही जेल में भी डाल दिया जाता था, ठीक है। तो इनको ये कहा गया कि दे आर एडिक्टेड टू सिस्टमैटिक कमीशन ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, तो इसके कारण इनको क्रिमिनल ट्राइब्स डिक्लेयर कर दिया, जबकि दैट इज देयर वे ऑफ लाइफ ओनली, वो उनके जीने का ही एक तरीका है जिससे वो रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो थोड़ा दिक्कत आया, तो जब इंडिपेंडेंस हुई तो इसके बाद उन्हें इस
इस लिस्ट से निकाल के डी नोटिफाइड ट्राइब्स के नाम पे अलग से रख दिया गया। अभी भी इनके ऊपर बहुत काम होना बाकी है, इनको अच्छे से अगर हम देखा जाए तो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में लाना या फिर इनके लिए पॉलिसीज लाना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी आज की लाइफ के हिसाब से बहुत डीजेनरेटेड लाइफ जी रहे हैं, तो उनको अच्छे से निकाल के लाना अभी भी वो नहीं हो पाया है, बट वो अभी करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये विमुक्त जातियों को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाना ज़रूरी हो जाता है। इवन हरियाणा के अंदर विमुक्त जाति के लिए अलग से बोर्ड भी बनाया गया है विमुक्त जातियों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेजेस इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन द टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर नंबर ऑफ स्पीकर्स के हिसाब से आपको सीक्वेंस बताना है इन लैंग्वेजेस का, और इसमें 4 लैंग्वेजेस जो यूज हुई हैं विच आर स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज और हिंदी, ठीक है। 4 लैंग्वेजेस को आपने बताना है, स्पेनिश, इंग्लिश, चाइनीज और हिंदी, इनके हिसाब से। वैसे आप इन जनरल देखेंगे तो अगर आपको इनकी सिर्फ टॉप लैंग्वेज भी पता है तो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसके ऑप्शंस के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन ही चारों के अंदर अलग है ना। तो अगर आपको ये भी पता है कि विच इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड तो भी आप इसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। आप लोगों ने आई थिंक करेक्ट ही आंसर दिया होगा इसका, दैट इज बी, एंड नॉट बिकॉज आई नो कि बाकी लैंग्वेजेस के बारे में नहीं भी पता हो कि स्पेनिश, चाइनीज और हिंदी कहाँ पे लाया करते हैं, बट वी ऑल नो कि इंग्लिश जो है इट इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, राइट। और वो क्यों है, बिकॉज जो इंग्लिश नेशंस हैं, यूरोपियन नेशंस, अमेरिकन नेशंस, दे वर द वंस जिन्होंने कि मोस्टली जो वर्ल्ड है वहाँ पे जाके अपनी लैंग्वेज को प्रमोट किया या फिर वहाँ पे जाके ये रहे, तो उसके कारण वहाँ पे इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, राइट। तो इसलिए इंग्लिश बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और अगर आप इन जनरल इन लैंग्वेजेस को देखेंगे, वर्ल्ड की लैंग्वेजेस को, तो टॉप पे इंग्लिश है, राइट। उसके बाद फिर है चाइनीज, फिर है हिंदी, थर्ड पे हिंदी है विथ 615 मिलियन टोटल स्पीकर्स, एंड इट इज ऑल्सो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज जस्ट लाइक इंग्लिश, ठीक है। चाइनीज इज व्हाट, अ साइनो तिब्बतन लैंग्वेज, ठीक है। और बाकी आप इसी तरीके से बाकी लैंग्वेजेस को भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं। अगर हम इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है यहाँ पे, और बंगाली बोली जाती है। बंगाली इज द 7th मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज विथ 265 मिलियन स्पीकर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next question is correct descending order of the following communities of world in the terms of their population, ठीक है। आपको ये बताना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में जो रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं उनको हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और उसमें हमने मेजर कंसीडर किया 4 रिलीजन्स को, विच इज़ हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म एंड इस्लाम। इन चारों रिलीजन के फॉलोअर्स को आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं इनके फॉलोअर्स को। ऑल राइट, तो टेल मी द आंसर। क्या आपको लगता है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा इस क्वेश्चन का? राइट, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इनको अरेंज करना है, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म और इस्लाम, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू इट्स आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, आप देख लीजिएगा आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। सबसे टॉप पे है क्रिश्चियनिटी विथ 32.8%, नेक्स्ट इज मुस्लिम दैट इज 22.5%, then there is Hinduism with 13.8%, and then there is Buddhism with 7.2% population with them. Now this is the graph given by Cary Osgood, जो एक इंस्टीट्यूट है उन्होंने दिया है। तो आप इसके अंदर देखेंगे आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा रिलीजन्स किस तरीके से डिवाइडेड हैं। एंड नाउ हेयर ऑल्सो वी हैव 11.8% विच आर एथीस्ट और एग्नोइस्ट, ठीक है, जो कि किसी रिलीजन को फॉलो ही नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो ये है, अगर आप इन जनरल देख सकते हैं यहाँ पे कि इधर वाला जो वर्ल्ड है यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रोमिनेंट है, फिर इधर वाला वर्ल्ड जो है यहाँ पे मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है वो प्रोमिनेंट है, इंडिया के अंदर मेजरली हिंदुइज्म है, और ऐसे ही इधर वाले रीजन्स के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग तरीके से मिलेंगी अलग अलग वर्ल्ड की रिलीजन्स, ठीक है। आप इस ग्राफ को एक बार पोज करके अच्छे से देख सकते हैं। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following settlement pattern will form around a fertile agricultural plain? Fertile agricultural plain के around इनमें से कौन सा settlement pattern form होगा? Is it nucleated settlement, T-shaped या Y-shaped settlement, fan-shaped settlement या फिर dispersed और isolated settlements?
ठीक है। तो अगर आपने ह्यूमन सेटलमेंट जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको कहा था कि रीड दिस चैप्टर, अगर आपने पढ़ा था तो यू कैन गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन, जस्ट गो थ्रू दिस। सोचिए कि किस तरीके से आपको अगर नाम पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है कि हाँ इस नाम के हिसाब से लगता है कि इस तरीके का कुछ पैटर्न इससे बनेगा, तो उसके हिसाब से जस्ट गेस दिस आंसर। ऑलराइट, आपको क्या लगता है कि एक फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन जो है उसके आसपास किस तरीके की सेटलमेंट जो है वो बनेगी? ठीक है, सेटलमेंट्स बेसिकली होता क्या है, ह्यूमन सेटलमेंट्स होता है कि जब भी वो किसी एरिया के अंदर सेटल होने लगते हैं तो वो कोई एक पैटर्न फॉलो करते हैं, ठीक है, और वो पैटर्न किन्हीं चीज़ों पे ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार आप देखेंगे कि कहीं कहीं आपको क्या होगा कि दूर दूर बहुत ज़्यादा घर मिलेंगे, कहीं होगा कि आपको एक साथ बहुत ज़्यादा घर मिलेंगे, राइट, कहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा कि सिर्फ सड़क के आसपास ही घर आपको दिख रहे हैं, बाकी दूर आपको घर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, और कहीं आपको होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया जा रहा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा घर है और उसी के आसपास ही सिर्फ घर है, लाइक एक कुछ मिड प्लेस है उसके आसपास आपको बहुत ज्यादा घर दिख रहे हैं, बट वैसे आपको देयर आर नो प्लेस जो कि आपको मिलेगी वहां पे, राइट। तो इस तरीके से आप इनको ध्यान में रखें, थोड़ा सा एक एग्जाम्पल याद करके, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं और ये समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, उसका आंसर वैसे था ए, न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, ठीक है। तो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट को हम कंपैक्ट सेटलमेंट भी कहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर, जब घर बहुत सारे एक दूसरे के बहुत पास पास आप बनाते हैं, ठीक है। ये सारी इस तरीके की सेटलमेंट्स जो हैं आपको रिवर वैलीज या फिर फर्टाइल प्लेन्स के अंदर सबसे ज्यादा मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो सारी की सारी जो सेटलमेंट होगी वो बहुत ज्यादा एक दूसरे से क्लोजली निट होगी और एक तरीके का ऑक्यूपेशन जो है वो शेयर करती होंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हमने ये जो बात की न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट्स, ये बेसिकली रूरल एरियाज के हिसाब से की है। अगर आप अर्बन एरियाज के अंदर देखेंगे, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि लोग बहुत आसपास रह रहे होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसेस नहीं होती हैं घरों के बीच में, बट स्टिल उनके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो ये हम रूरल एरियाज के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें डिस्पर्स सेटलमेंट्स, ये क्या होता है कि बहुत दूर दूर जहाँ पे घर बने होंगे, बहुत दूर दूर आपको दिखेगा, बट कोई एक कॉमन जगह होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक टेम्पल लाई करता है या फिर कोई मार्केट है, दैट इज द वन जो कि कॉमन बाइंडिंग प्लेस है कि एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, एक घर यहाँ है, बट उन लोगों के लिए कॉमन टेम्पल या कॉमन जगह वही वाली है, ठीक है। तो दैट इज कॉमनली निट बाय अ सिंगल स्पेस और प्लेस ऑफ वर्शिप या मार्केट, बट इन जनरल दे आर डिस्पर्स्ड, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, ठीक है। थर्ड टाइप जो इस क्वेश्चन के अंदर यूज की थी वो थी टी शेप्ड। यहाँ पे क्या होगा, ट्राई जंक्शन, एक रोड ऐसे जा रही है, एक रोड ऐसे जा रही है और एक रोड ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे घर मिल रहे हैं, यहाँ पे घर मिल रहे हैं और इस तरीके से सिर्फ रोड्स के आसपास आपको घर मिल रहे हैं। ऐसी अगर ये रोड मान लीजिए वाई शेप्ड है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको रोड्स के आसपास जहाँ पे जंक्शंस हैं वहाँ पे आपको दोनों साइड पे घर मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज टी शेप्ड और वाई शेप्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है फैन शेप्ड पैटर्न्स। यहाँ पे क्या होगा कि एक कोई कॉमन प्लेस है, वहाँ से इस तरीके का कोई फैन बन रहा है और आपको सारी वहाँ पे इस तरीके से सेटलमेंट्स जो हैं वो मिल रही हैं। बेसिकली जो डेल्टा रीजन्स वाली सेटलमेंट्स होती हैं, जहाँ पे रिवर फ्लो करके एक बार जा चुकी होती है और वो पूरा एक डेल्टा प्लेन, मतलब अब वहाँ पे रिवर नहीं फ्लो कर रही है और वो पूरा खाली हो चुका है एरिया, तो वो रिवर्स के जो डेल्टा प्लेन्स होते हैं वहाँ पे इस तरीके की सेटलमेंट्स पाई जाती है, ठीक है। और उसके अलावा एक फोकल ऑब्जेक्ट हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हो सकता है कोई मंदिर हो जिसके आसपास इस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केदारनाथ की अगर फोटोज देखी है, वहाँ पे क्या है, केदारनाथ का मंदिर है यहाँ पे, है ना, उसके पास आपको इस तरीके से आगे आगे ही सारी सेटलमेंट्स मिलेंगी और पीछे आपको वहाँ पे सेटलमेंट्स नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फोकल पॉइंट है और उसके आगे ही सारी की सारी जो सेटलमेंट्स हैं वो बनी हुई हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज दिस क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज which of the following term is used for a urban area with a population of more than 10 million people? 10 मिलियन लोगों से ज़्यादा जहाँ पे जहाँ पे रहते हैं उस अर्बन एरिया को क्या कहते हैं? उस अर्बन एरिया को क्या सिटी कहते हैं या कॉन्वर्बेशन कहते हैं, मिलियन सिटी कहते हैं या मेगालोपोलिस कहते हैं? इन चारों में से क्या उसका ऑप्शन है, ठीक है।
तो एक बार आप इस पे सोच सकते हैं। ये भी उसी सेम बुक से है, ह्यूमन सेटलमेंट्स वाला जो बुक है मैंने आपको पढ़ने के लिए कही थी, तो वो ज़रूर एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मैंने आपको पहले भी बोला था कि एक बार देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं से कभी आपको पता नहीं चलता है। अभी आपको क्या है कि 1 घंटा या 2 घंटे लगेंगे 2 चैप्टर्स कंप्लीट करने में, एक +2 की एक एनसीईआरटी से जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, और 1 घंटा आप लगा लो दूसरे चैप्टर को करने में, इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी, जो इंडिया की पीपल एंड इकोनॉमी के ऊपर बुक है, ठीक है। तो वहाँ से आपको एक बार तो करने में 2 घंटे लगेंगे, पर अगर एक भी क्वेश्चन वहाँ से आ गया तो वो 2 घंटे आप बाद में रिग्रेट करोगे कि एक बार पढ़ लेता है, ठीक है, क्योंकि बाकी पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इस तरीके की जो टर्म है जो यूज़ की जाती है दैट इज मेगालोपोलिस, ठीक है। मेगालोपोलिस इज द टर्म जब 10 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन जाती है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मेगा सिटी, जब 10 मिलियन से, और अगर 1 मिलियन से ऊपर हो जाती है तो इट इज कॉल्ड एज अ मिलियन सिटी, ठीक है। और सिटी क्या होता है इन जनरल, जहाँ पे कि जो टाउन है उससे आप थोड़ा बढ़ के जब पहुँच जाते हो किसी प्लेस के अंदर, और वहाँ की जो ऑक्यूपेशंस हैं वो थोड़ी बहुत ज़्यादा ही टर्शरी सेक्टर में पहुँच जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी से उठ के, तो उसको आप सिटी कह सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्बेशन क्या होता है, जहाँ पे कि बहुत सारे अर्बन एरियाज साथ में मिलके एक अर्बन एरिया बना रहे हो, एक मेजर अर्बन एरिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चंडीगढ़ का एरिया देखें तो अगर हम इसको ये कह सकते हैं कि अगर जो ट्राई सिटी एरिया जहाँ पे कि अलग अलग कौन कौन से एरियाज हैं, मोहाली है, पंचकुला है, चंडीगढ़ है, और आसपास के बहुत सारे विलेजेस हैं जो साथ में मिलके एक ट्राई सिटी का एरिया जो है वो बनाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं कोनर्बेशन, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम न्यू दिल्ली में देखेंगे तो वहाँ पे क्या है, नोएडा है, गुड़गांव है, और इस तरीके से अलग अलग सिटीज़ हैं, और बीच में ओल्ड दिल्ली लाई करती है और अलग न्यू दिल्ली है, तो वो सारी मिलके क्या बना रहे हैं, कोनर्बेशन। ऑलराइट, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है मेगालोपोलिस, ठीक है। अब देखते हैं वर्ल्ड की मेजर मेगालोपोलिस के बारे में, ठीक है। एक मेगा सिटी आपने देख लिया, फर्स्ट सिटी जो जिसने ये वाला स्टेटस अटेन किया था दैट वाज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क वाज द फर्स्ट सिटी टू अटेन द स्टेटस ऑफ अ मेगा सिटी, दैट इज जिसने 10 मिलियन पॉपुलेशन अटेन की थी बाय 1950, जब उसकी पॉपुलेशन पहुंच चुकी थी 12.5 मिलियन। आज की जगह, आज के टाइम पे 34 वर्ल्ड के अंदर मेगा सिटीज़ हैं, जो कि आपको एक लिस्ट कहीं पे भी ऑनलाइन मिल सकती है, बट इन जनरल इंडिया के अंदर उसमें से 6 मेगा सिटीज़ हैं, ठीक है। टॉप पे टोक्यो है जिसमें कि 37.39 मिलियन पीपल हैं, एंड दिल्ली सेट कि वो बहुत जल्दी उसको कवर कर लेगी, बिकॉज जापान की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पॉपुलेशन अब स्टेबल हो चुके हैं, बट इन दिल्ली पॉपुलेशन इज स्टिल इंक्रीजिंग, राइट। तो दिल्ली में 30.29 मिलियन पीपल के साथ दिस इज द सेकेंड most populous city of the world and it is also the second number at mega city। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो मुंबई इज एट 9th नंबर, एंड उसके अलावा 4 और सिटीज़ जो इस मेगा सिटीज़ की लिस्ट में आती हैं विथ मोर देन 10 मिलियन पॉपुलेशन, दीज आर कोलकाता, बेंगलोर एंड चेन्नई एंड हैदराबाद। ऑल राइट, बाकी भी एक बार आप सिटीज़ अगर देखना चाहते हैं कोई और कि आपने इन 34 मेगा सिटीज़ में से किस किस को विजिट किया है तो आप वो देख सकते हैं, राइट। आप जो हम आसपास बात करें इसी सेम जो लिस्ट है इसके अंदर लाहौर भी आता है, कराची भी आता है पाकिस्तान से, अगर आप जानना चाहते हैं, और भी बहुत सारी सिटीज़ इसके अंदर आएंगी, तो अगर आप जानना चाहते हैं जस्ट फॉर इंटरेस्ट तो आप देख सकते हैं। बाकी इंडिया की जो सिटीज़ हैं जो इसके अंदर आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ज्योग्राफी का, उसमें हम एनवायरनमेंट बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट शुरू करेंगे। डू टेक केयर ऑफ वन थिंग, कि अगर आप वो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं उससे पहले कुछ पार्ट्स हैं जो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कवर कर लीजिए, और वो कौन से हैं, बायोलॉजी की बुक, मैंने आपको पहले भी बताया है, बायोलॉजी की बुक है +2 की बायोलॉजी की बुक के अंदर लास्ट के 4 चैप्टर्स हैं 13, 14, 15 और 16 डाटा रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। आप उनको पढ़ लीजिए उन 4 चैप्टर्स को, और अगर उसमें से कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। घर बैठे पढ़ने का इस क्लासेस का यही तो मतलब है ना कि कुछ आप एफर्ट डालिए अपनी तरफ से, कुछ आप हमसे पूछिए, हम आपको जो डाउट्स हैं वो उनको बताने के लिए तैयार है, राइट। तो आप वो 4 चैप्टर्स ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, और बाकी अगर आप कोई और भी अकेडमी के नोट्स जो हैं वो फॉलो करें, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू देम, ओके। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।